हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं, जिसका चैप्टर सेकंड है इस वीडियो में, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। सेवेंथ से ट्वेल्थ सेंचुरी का वो पीरियड जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कई डायनेस्टीज़ का इमर्जेंस हो रहा था। नई नई डायनेस्टीज़, किंगडम्स इमर्ज कर रहे थे। सेवेंथ सेंचुरी के पीरियड में कई बिग लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ हुआ करते थे अलग अलग रीजन्स में, जो कि जिनको जो राजा होते थे, रूलर्स, उन्होंने उनका सब ऑर्डिनेट एक्नॉलेज किया था, जिसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, सामंताज। तो ये सामंत टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन होते थे सामंताज। सामंताज बेसिकली सब ऑर्डिनेट होते थे, रूलर्स को सर्विसेज देते थे, और जो रूलर्स होते थे वो एक्सपेक्ट करते थे सामंताज से कि उनके लिए वो गिफ्ट्स लेके आएँ, उनके कोर्ट में रहें और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करें। और इसके रिटर्न में जो रूलर्स थे वो बिग लैंडलॉर्ड्स को और इन सामंताज को लैंड देते थे, और उस लैंड से जो भी रेवेन्यूज मिलते थे वो सामंत के पास में जाते थे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे सामंताज की जो पावर है वो काफ़ी बढ़ गई, पावर, वेल्थ उन्होंने गेन की, और उन्होंने धीरे धीरे खुद को अलग अलग टाइटल्स देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि महासामंता, महामंडलेश्वरम। एंड एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, डेक्कन वाला जो रीजन है साउथ इंडिया में, वहाँ पर राष्ट्रकूटास होते थे, जो कि सब ऑर्डिनेट थे चालुक्यास के। कर्नाटक के जो चालुक्य रूलर थे उनके सब ऑर्डिनेट थे राष्ट्रकूटास ऑफ डेक्कन। मिड 8th सेंचुरी में दांती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट चीफ होता था, उसने चालुक्य की पावर को हटा दिया था, और एक रिचुअल जिसका नाम है हिरण्यगर्भ, उसको यहाँ पर परफॉर्म किया था और अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। तो इस तरीके से जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ थे, उन्होंने जो रूलर थे उनको पहले मिलिट्री सपोर्ट किया, और फिर उसके बाद खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया, खुद को साउंडिंग टाइटल्स देना, जो हाई साउंडिंग टाइटल्स थे, जैसे कि महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, इनको अडॉप्ट किया। इसके बावजूद भी जो क्लेम्स थे, इनके बावजूद भी जो राजा होते थे उन्होंने अपनी पावर्स को सामंताज के साथ शेयर किया, और जो एसोसिएशंस थे पेजेंट्स के, ट्रेडर एंड ब्राह्मण्स, क्योंकि सोसाइटी में जो अलग अलग सेक्शंस हैं इन सभी का इम्पोर्टेंस होता है। और स्टेट में रिसोर्सेस कहाँ से आते थे? प्रोड्यूसर से आते थे, यानी कि पेजेंट से। जो कैटल कीपर्स होते थे, आर्टिजन्स और ट्रेडर्स से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, और ये सभी सोर्सेस थे इकोनॉमी को चलाने के लिए। पूरे जो किंगडम की इकोनॉमी चलानी है उसके लिए सभी सोर्स होते थे। प्रोड्यूसर यानी कि पेजेंट से टैक्स लिया जाता था, ट्रेडर से लिया जाता था। नेक्स्ट है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। क्या होती हैं प्रशस्तीज? ऐसी राइटिंग्स होती थी जो ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी जाती थी रूलर्स की प्रेज में, यानी कि रूलर्स को प्रेज करना, उनकी प्रशंसा करनी है, उनको डिपिक्ट करना है एज वेलिएंट विक्टोरियस वॉरियर। ये दिखाना होता था उनको अपनी राइटिंग्स में कि जो रूलर है वो कितना बहादुर है और कितना विक्टोरियस वॉरियर है, योद्धा है। और इन्हीं किंग्स को रिवॉर्ड करते थे ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, यानी कि जो लैंड होती थी वो ग्रांट में दे दी जाती थी, और इन लैंड्स पर कॉपर प्लेट्स इनको रिकॉर्ड किया जाता था, इन ग्रांट्स ऑफ लैंड को। और जिस भी पर्सन के पास ये लैंड जाती थी उनको ये कॉपर प्लेट्स दे दी जाती थी, ठीक है, उनको ये जो लैंड है वो ट्रांसफर करी जाती थी। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था किंगडम का उस टाइम पीरियड में। 12th सेंचुरी में एक संस्कृत पोएम लिखी जाती है कल्हण के द्वारा। कल्हण कहाँ के थे? कश्मीर के थे। उन्होंने कश्मीर के राजाओं के इतिहास को लिखा है, लेकिन प्रशस्ति से अलग होती थी इनकी राइटिंग, क्योंकि जो कल्हण थे वो रूलर्स के और उनकी पॉलिसीज़ के क्रिटिकल होते थे, वो प्रेज नहीं करते थे, उनकी जो कमियां होती थी उनको वहाँ पर हाईलाइट करते थे। एंड जो
जितने भी रूलर्स थे उस टाइम पीरियड में वो एक स्पेसिफिक रीजन पर बेस्ड थे, एक उनका स्पेसिफिक रीजन होता था और वो दूसरे जो रीजन्स थे, दूसरे जो एरियाज थे उन पर कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। इस तरीके से रूलर्स वहाँ पर उस सोसाइटी में थे। एक फेमस स्ट्रगल है, एक फेमस बैटल है जिसका नाम है त्रिपार्टाइट बैटल, जो कि 3 किंगडम्स के बीच में हुआ, 3 डायनेस्टीज के बीच में होता है, पालास, गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटास। एक ऐसा फर्टाइल रीजन था सिटी ऑफ कन्नौज का, जो कि गंगा वैली के बीच में एक एरिया है। उस रीजन को कंट्रोल करने के लिए इन 3 डायनेस्टीज के बीच में एक बैटल हुआ जिसका नाम रखा गया त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। और राजा उस टाइम पे जो होते थे उन्होंने टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करके भी अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की। जैसे कि जो जो गजनी के सुल्तान महमूद थे, उनका पीरियड माना जाता है 997 से 1030 एडी। उन्होंने सेंट्रल एशिया के कई पार्ट्स पर कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्होंने जब इंडिया पर कंट्रोल किया, को टारगेट किया, तो यहाँ के जो वेल्दी टेम्पल्स थे, जिसमें से एक वेल्दी टेम्पल था सोमनाथ का टेम्पल गुजरात, वहाँ पर उन्होंने टारगेट किया, अटैक किया था। तो टेम्पल्स की हेल्प से भी जो रूलर्स थे वो अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। सुल्तान महमूद इंडिया के इतिहास के इंडिया के लोगों के बारे में जानना चाहते थे, जिन लोगों पे को उन्होंने कॉन्कर किया था, विजय हासिल की थी, तो उन लोगों के बारे में जानना चाहते थे। और इसीलिए एक स्कॉलर हैं अल बिरूनी। अल बिरूनी को उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप एक इस सब कॉन्टिनेंट का एक अकाउंट प्रिपेयर कीजिएगा। और फिर ये जो अकाउंट था अल बिरूनी का, वो आगे के हिस्टोरियंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बनता है। तो जो कि इतिहास में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इतिहास को लिखने के लिए, इंडिया के इतिहास को लिखने के लिए अल बिरूनी का सोर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। और अल बिरूनी ने इंडिया के जो संस्कृत स्कॉलर्स थे उनके साथ कंसल्ट किया इस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। और भी जो रूलर्स थे जो वॉरफेयर में इंगेज हुआ करते थे, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं चहमनाज या फिर चौहान रूलर्स, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर का आसपास का जो रीजन है उस पर रूल किया था। उन्होंने अपनी पावर को वेस्ट और ईस्ट में बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पावर को अपोज किया 2 किंगडम ने। एक तो गुजरात के चालुक्यास थे और दूसरे थे वेस्टर्न यूपी के गहडवालास। इम्पॉर्टेंट चौहान रूलर थे पृथ्वीराज थर्ड, जिनका टाइम पीरियड है 1168 से 1192, जिन्होंने अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था एक बैटल में। बैटल ऑफ तराइन के नाम से ये बैटल जाना जाता है। लेकिन 1192 में जो बैटल होता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, उसमें मोहम्मद गौरी हरा देते हैं पृथ्वीराज थर्ड को। तो इस तरीके से रूलर्स जो हैं वो अपने एक रीजन पर बेस्ड तो थे ही थे, लेकिन उसके अलावा आसपास के जो रीजन्स थे उन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बाहर से भी कई पावर्स इंडिया में आ रही थी, इंडिया को इन्वेड कर रही थी। अब हम बात करेंगे चोला किंगडम, जो कि उस पीरियड का 800 एडी के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट किंगडम इमर्ज हुआ है जिसका नाम है चोला किंगडम। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे चोलास पावर में आते हैं। तो कावेरी डेल्टा वाला जो रीजन है वहाँ पर मुट्टरैयार करके एक माइनर चीफ फैमिली हुआ करती थी, जो कि कांचीवरम के जो पल्लवा किंग्स थे उनके सबऑर्डिनेट थे, उनके सामंत के तौर पर थे। उरैयूर के विजयालय नाम के एक रूलर ने डेल्टा से, इस कावेरी डेल्टा से, मुट्टरैयार से इस रीजन को कंट्रोल कर लिया 9th सेंचुरी में, और वहाँ पर एक तंजावुर नाम का टाउन बनवाया और गॉडेस निशुंभ सूदिनी गॉडेस के लिए एक मंदिर यहाँ पर बनवाया था। किसने बनवाया था? विजयालय ने। तो विजयालय माना जाता है चोला पावर का फाउंडर। ग्रेजुअली पल्लवा और पांड्या जो टेरिटरीज हैं उनको चोला किंगडम का पार्ट बना लिया जाता है, इनको डिफीट करके। और इम्पॉर्टेंट चोला रूलर कौन रहा? राजा फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड है 985 एडी, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद राजराज का जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, जिसने अपने पिताजी की जो पॉलिसीज़ थी उनको कंटिन्यू किया और गंगा वैली वाला रीजन, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पर को रेड किया, यानी कि यहाँ पर भी अपने कंट्रोल को करने की कोशिश की। और इन एक्सपेडिशंस को, ऑब्वियसली बात है, दूसरे कंट्रीज़ में जब कंट्रोल करना है तो नेवी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो चोला किंगडम ऐसा किंगडम था इंडियन हिस्ट्री में जिसने नेवी को डेवलप किया था। ठीक है।
और उन्होंने स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनवाए। इनकी जो स्कल्पचर्स होती थी, जो मूर्तियां बनवाई जाती थी चोला किंगडम में, वो ब्रॉन्ज की बनी हुई होती थी। तो ये इनकी खासियत थी। चोला टेम्पल्स सेटलमेंट्स के सेंटर बन गए थे। तो यहाँ पे जो टेम्पल्स बनवाए जाते थे वो केवल वर्शिप के लिए प्लेस नहीं होते थे, बल्कि हब हुआ करते थे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ के। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द फाइनेस्ट इमेजेस मानी जाती हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है चोला किंगडम का आर्किटेक्चर की फील्ड में। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, यानी कि इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए एग्रीकल्चर का डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी था। तो जो चोला किंगडम्स थे उनकी ये भी अचीवमेंट मानी जाती है कि उन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड में भी नए नए डेवलपमेंट्स किए थे। एक तो यहाँ पर नेचुरली यहाँ पर जो रिवर कावेरी रिवर थी उसकी वजह से फर्टाइल सॉइल का डिपॉजिट होना और वहाँ से इरिगेशन के लिए पानी का मिलना भी काफ़ी हेल्प किया एग्रीकल्चर को डेवलप करने में इस पूरे किंगडम के लिए। एंड जो एग्रीकल्चर है वो तमिलनाडु के अदर पार्ट्स में भी पहले टाइम पीरियड में भी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, लेकिन 5th-6th सेंचुरी का ये जो पीरियड है जिसमें लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन किया गया, तो ये इनकी अचीवमेंट मानी जाती है। उसके लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया कुछ रीजन्स में, और इरिगेशंस के लिए इन्होंने नेचुरल मेथड्स के अलावा आर्टिफिशियल मेथड्स को भी यूज़ किया था, जैसे कि इन्होंने कुएं खुदवाए थे, टैंक्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था, ताकि जो रेन का वाटर है उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जा सके। तो जो चोला किंगडम है उनका इकोनॉमी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। अब हम बात करेंगे एम्पायर का, यानी कि चोला एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा। जो पेजेंट्स के सेटलमेंट्स होते थे उनको उर कहा जाता था उस यूनिट को, जो कि काफ़ी प्रॉस्परस हुए इस पीरियड में। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर स्प्रेड किया वैसे ये जो कम्युनिटी है वो प्रॉस्परस हुई। और इन विलेजेस के जो ग्रुप्स होते थे उन्होंने बड़ी यूनिट्स को बनाया और इन यूनिट का नाम रखा गया नाडू। तो ये यूनिट्स आप पता होनी चाहिए कि नाडू क्या थी। तो नाडू जो विलेजेस के ग्रुप होते थे उन्होंने यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्म की थी, उसका नाम है नाडू। और विलेज काउंसिल्स, नाडू, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था। टैक्स कलेक्ट करना या फिर जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को, ये सभी फंक्शंस होते थे नाडू के। एंड एक कास्ट थी तमिलनाडु में नहीं, वेलाल कास्ट के जो रिच पेजेंट्स होते थे उनका चोला गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता था। और चोला किंग्स जो थे उन्होंने रिच लैंड ओनर्स को टाइटल्स दिए थे, जैसे कि मुवेंदवेलन है, यानी कि जो पेजेंट है जो 3 किंग को सर्व कर रहा है, तो उनकी रिस्पेक्ट में इस तरीके के टाइटल्स दिए गए थे। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दी जाती थी और ऐसी जो लैंड होती थी उसको ब्रह्मदेव बोला जाता था। ट्रेडर्स के एसोसिएशंस को नगरम बोला जाता था, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे टाउन्स में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर वो मिलता है इंस्क्रिप्शन उत्तर मेरूर से। तमिलनाडु में जो उत्तर मेरूर जगह है वहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिससे सभा के बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो ये चोला एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, यहाँ की सभा के बारे में और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जिसमें हमने चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा और नई नई जो डायनेस्टीज़ हैं वो कैसे इमर्ज हुई, कैसे सामंताज से किंगडम बनने का उनका जो जर्नी रही उसको हमने यहाँ पे समझा। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, 3rd चैप्टर। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वीडियोज़। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ज़्यादा से स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।